बचपन से जानते हो आप तो, है ना? ये बंद कैसे है? सही काम नहीं कर रहा भाई। आज हम ईगो खत्म करने जा रहे हैं बेटा। कल से हाँ बेटा, कोई बात नहीं, भेज दो बेटा, क्या फर्क पड़ता है। वैसे बेसिकली हम भेजेंगे आपको, डोंट वरी। तो भेजने का कार्यक्रम हमारा है बेटा, घर पे और कहाँ जाओगे बेटा। कोर्स कंप्लीट हो गया तो घर जाओ, मजे करो, पढ़ाई करो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कंप्लीट हो गई थी क्या अपनी बेटा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कंप्लीट हो गई थी क्या? क्या मेरिट पढ़ी थी, डीमेरिट पढ़ी थी क्या इसकी? डीमेरिट खाली मेरिट पढ़ी थी बस, और डीमेरिट नहीं पढ़ी आप लोगों ने? क्यों? मैंने अच्छा, उसमें भी हमारी गलती है, तो उसमें मिस्टेक हमारी है, ठीक है भाई। तो बेटा यहां पर मुद्दा है कि पहली जो प्रॉब्लम यहां पर है बेटा, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है इनइक्विलिटी ऑफ इनकम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की सबसे बड़ी कमी क्या है बेटा? अमीर बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब है। और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से सोशलिस्ट इकोनॉमी इस दुनिया में आई। आपकी जानकारी करा दूं कि इस दुनिया में सबसे पहले सिर्फ एक ही इकोनॉमी हुआ करती थी, और वो थे कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट नाम की कोई इकोनॉमी होती ही नहीं थी, लेकिन इन्हीं कर्मों की वजह से दुनिया को एक नई इकोनॉमी मिली, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और बेसिकली वो सोशलिस्ट भी नहीं थी, वो थी कम्युनिस्ट। एक आदमी थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से, क्योंकि वो ये डिफरेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनका यह मानना था कि एक 10 रुपए की चीज जो रॉ मटेरियल है उसको 100 रुपए का कौन बनाता है? मालिक की मजदूर। अरे 10 रुपए के कच्चे माल से 100 रुपए का तैयार माल कौन तैयार करता है? तो वो जो 90 रुपए का फायदा मिल रहा है वो किसको मिलना चाहिए? भाई पूरा ना मिले तो कुछ तो मिलना चाहिए, लेकिन मिलता किसको है? तो मालिक तो 10 के कितने बना रहा है, और मजदूर वही का वही। उन्होंने देखा कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब क्या होते जा रहे हैं? गरीब। और कार्ल मार्क्स तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में हुए जिसकी वजह से शायद वो ज्यादा ही प्रभावित हुए इस चीज से, और शायद उन्हीं की वजह से दुनिया को एक नई इकोनॉमी मिली। उनकी एक बेटी की डेथ इसलिए हो गई क्योंकि उनके पास दवाई के पैसे नहीं थे बेटा, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए। और दूसरी बेटी का भी जब वहां पर कुछ प्रॉब्लम थी और उसकी डेथ हो गई तो उसको दफनाने के पैसे नहीं थे। तो वो आदमी क्या ही आदमी बना होगा जिसने इतनी सारी प्रॉब्लम देख ली पैसे की वजह से, और वो देख रहा है कि एक तरफ तो पैसा बरस रहा है और एक के पास इतना भी नहीं है कि वो अपनी जो बेसिक चीज है उनको पूरा कर सके। तो उन्होंने अपने थॉट्स लिखना शुरू किया, और वो थॉट्स लोगों तक पहुंचते कैसे? क्योंकि तब इंस्टाग्राम तो था नहीं। क्या आपने गाया कच्चा बादाम सुबह फेमस हो गया, है ना बेटा?
तो नॉर्मली बेटा उनके पास कोई इंस्टाग्राम, कोई सोशल मीडिया, क्योंकि ये तो 1848 49 की बात चल रही है, तो उस टाइम तो क्या ही था बेटा, हमारे पास फोन भी नहीं होते थे उस टाइम। तो लोगों तक अपने थॉट्स पहुंचाए कैसे? उनको मिले एक पर्सन जिनका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स। और फ्रेडरिक एंजल्स बहुत ही अमीर आदमी थे, लेकिन उनको ये जो डिफरेंस था, इनइक्वलिटी थी, उससे नफरत थी उनको लगता था सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। मतलब उनके थॉट्स थोड़े से मिलते थे कार्ल मार्क्स के साथ। तो जब वो दोनों मिले तो उन्होंने कार्ल मार्क्स के जब थॉट्स सुने तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, पैसा मैं खर्च करूंगा, तुम लिखो, तुम्हें जितनी बुक पब्लिश करवानी है मैं करवा दूंगा। अब उसके पास पैसे का सपोर्ट आ चुका था, उसने बुक्स पब्लिश की। उसी में से एक बुक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इस बुक में उन्होंने एक लाइन लिखी थी, और जिस लाइन की वजह से इस पूरे वर्ल्ड को बहुत कुछ भुगतना पड़ा। और लाइन ये थी कि दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लड़ोगे तो क्या खाओगे? खाने की रोटी तुम्हारे पास नहीं है, बच्चों का इलाज तुम नहीं करवा पाते हो, पहनने के ढंग के कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है। अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? लेकिन अगर तुम जीते तो जिस फैक्ट्री में काम करते हो ना, वो फैक्ट्री तुम्हारी, उसके मालिक तुम। जिस बंगले में तुम्हारा मालिक रहता हो, बंगला भी तुम्हारा, उसकी गाड़ी भी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। तो रशिया में जब लोगों ने इस थॉट को पढ़ा तो उनका दिमाग घूम गया, और उन्होंने एक स्टेप उठाया। स्टेप यह था कि वो सारे एक साथ इकट्ठे हुए, और वहां पे जितने भी अमीर लोग थे उनको मारना शुरू किया। भगाया नहीं, मारा। ये इस फैक्ट्री का मालिक है, चल भाई चल। वो और उसकी पूरी फैमिली सबको उड़ा दिया, बच्चा, वाइफ, जो मिला, अमीर है ना, ये उड़ा दो उसको। अब ये गलत था, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। लेकिन भाई साहब, वो तो थॉट्स पढ़ के आदमी का दिमाग खराब हो गया कि साहब खोने के लिए कुछ है नहीं, और पाने के लिए सब कुछ है। यहां तक कि वहां के जो किंग और क्वीन थे, जार एंड जरीना, जार थे, किंग जार, उनकी वाइफ थी जरीना, उन दोनों को भी उड़ा दिया भाई साहब, उनको भी नहीं छोड़ा भाई साहब। और वहां पे हो गया कम्युनिज्म, हर कोई मालिक, हर कोई नौकर। सोचो, एक आदमी के थॉट्स, कहते हैं ना कि कलम में ताकत होती है, तो ये कलम की ताकत थी भाई साहब। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को उखाड़ के फेंक दिया भाई साहब, खत्म हो गया कैपिटलिस्ट, और सिर्फ क्या हो गया, कम्युनिज्म। लेकिन कम्युनिज्म में कमियां थी, क्योंकि वो लोग ये मार काट हिंसा इसको सही मानते थे, लेकिन नॉर्मली ये सही नहीं है, हम जानते हैं बेटा। इसलिए बाद में कम्युनिज्म का सेकंड पीसफुल पार्ट आया, और वो था सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर एक गवर्नमेंट होती है जो पब्लिक खुद चूज करती है। हमारे चुने हुए जो लोग होते हैं वही आगे अपना शासन चलाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, और हमारे भले के लिए काम करते हैं। तो वो इकोनॉमी कौन सी बनी? सोशलिस्ट। वरना पहले कौन सी थी? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट तो कहता है मारना पीटा, मारो तो बोले कोई तकलीफ नहीं है, इक्वलिटी होनी चाहिए, प्यार से तो होगी नहीं, जो ज्यादा चू चपड़ करे उसको उड़ा दो, सीधा क्या कर दो, उड़ा दो। कि ये बोल रहा अमीर अच्छा आदमी, इधर आ जा, काटो इसके गर्दन, काटो इसके, अमीर अच्छा आदमी है। दूसरा बोल रहा वो अमीर अच्छा अमीर है, वो चलो काटो उसको, तो वो गलत है। तो सोशलिस्ट ज्यादा बेटर था, क्योंकि सोशलिस्ट पे गवर्नमेंट बहुत पीसफुल तरीके से इकोनॉमी को चला रही थी। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कमियों से फ्री नहीं था बेटा, कमियां तो उसमें भी थी। और उसी वजह से अब धीरे धीरे जितने भी वर्ल्ड सोशलिस्ट थे वो धीरे धीरे वापस कैपिटलिस्ट की तरफ जा रहे हैं बेटा। फिर चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इंडिया हो, वैसे तो हम मिक्स थे, लेकिन अब हमारे सोशलिस्ट का पार्ट कम है और कैपिटलिस्ट का पार्ट ज्यादा। तो कुल मिला के इकोनॉमी धीरे धीरे क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है बेटा। तो इकोनॉमी धीरे धीरे क्या हो रही है बेटा? चेंज। हालात बदल रहे हैं बेटा, काम करने तरीके बदल रहे हैं बेटा। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक में साफ साफ लिख दिया था बेटा कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, जीत भी जाएंगे, और एक नया सिस्टम आएगा।
लेकिन ये मत मानना कि जो नया सिस्टम आएगा उस पर प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम उसमें भी होगी। इसके बाद उस नए सिस्टम में से भी कुछ प्रॉब्लम्स आएगी और लोग उसके खिलाफ भी लड़ेंगे और फिर एक नया सिस्टम आएगा, तो ये सिस्टम चलता रहेगा। ये बात कार्ल मार्क्स ने तब लिख दी थी जब ऐसी कोई क्रांति हुई भी नहीं थी। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये जो क्रांति हुई थी वो कार्ल मार्क्स के मरने के बाद हुई थी। तब तक कार्ल मार्क्स इस दुनिया में नहीं थे। यानी वो जो करके गए ना इस दुनिया में, वो उनको खुद को भी नहीं पता कि मैं क्या कर आया दुनिया में। उनके मरने के बाद हुई थी क्रांति। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कौन सी कमी थी? एक ही तो कमी थी, इनइक्विलिटी ऑफ इनकम। अमीर भाई साहब बहुत अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब। कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक आदमी फैक्ट्री शुरू करता है, वो स्कूटर पे होता है, थोड़ा टाइम बाद वो अपने मोटरसाइकिल पे चला जाता है, उसके बाद वो कार पे चला जाता है, फिर लग्जरी कार पे चला जाता है, और मजदूर मोटरसाइकिल से साइकिल पे और साइकिल से पैदल हो जाता है। दोनों काम तो एक ही जगह कर रहे हैं ना। और उस आदमी को साइकिल से कार तक पहुंचाने वाला कौन था? मजदूर ही तो था। मेहनत किसकी है भाई? मजदूर की तो है। तो मेहनत किसने की? मजदूर ने। मजे कौन ले रहा है? चलो फिर दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। खोने के लिए कुछ नहीं है अपने पास, पाने के लिए तो उठाओ तलवार। मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, कार्ल मार्क्स ने बोला था। किसने बोला था? और उसकी वजह क्या थी? इनइक्विलिटी ऑफ इनकम। सेकंड, यहां पर सबसे बात है कि प्रॉपर्टी राइट्स ज्यादा हैं, यहां पर ह्यूमन राइट्स नहीं मिलेंगे आपको। प्रॉपर्टी के राइट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन ह्यूमन राइट्स का। कोविड हुआ था अभी, अमेरिका में लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिला गया, फ्री में राशन मिला गया, फ्री वैक्सीन मिली गया। प्रॉपर्टी राइट है बेटा, ह्यूमन राइट नहीं। अपने यहां पे प्रॉपर्टी राइट चाहे लिमिटेड है, लेकिन ह्यूमन राइट तो है ना अपने यहां पे। जिन लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट चाहिए था, मिला कि नहीं मिला? फ्री दवाइयां मिली कि नहीं मिली? फ्री वैक्सीन मिली कि नहीं मिली? फ्री का राशन मिला कि नहीं मिला? 2 साल तक बीपीएल फैमिलीज को मिला। बीपीएल फैमिलीज को, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके पास बीपीएल कार्ड था ना बेटा, उनको 2 साल तक राशन फ्री मिला है बेटा। क्या मिला है? फ्री। सस्ता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेटा ये तो सोशलिस्ट में हो सकता है, यहां कैसे हो सकता है बेटा? यहां पे इकोनॉमिक इनइक्विलिटी है बेटा, वो तो है। अपॉर्चुनिटी भी और अनफेयरनेस भी है बेटा। अमीरों को मौका क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे ज्यादा। गरीबों को मौका क्या मिलेगा? बेसिकली गरीबों को मौका मिलता ही नहीं। कहां मिलता है भाई? आज अंबानी ने सीईओ किसको बनाया? जियो का, अपने बेटे को। ऐसे बाहर से किसको बुला के लगा दिया कि ये संभालेगा जियो। चाहे उसमें एबिलिटी हो या एबिलिटी ना हो, राजा का बेटा राजा बनेगा। चाहे उसमें एबिलिटी हो या ना हो। कि बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं साहब, वो राजा बन गया। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर, वो राजा बन गया। चाहे एबिलिटी हो चाहे एबिलिटी ना हो, लेकिन राजा का बेटा क्या बनेगा? चाहे एबिलिटी हो या एबिलिटी। यही तो गलती है बेटा यहां पर। दूसरों को मौका देना चाहिए बेटा यहां पर। उसके बाद यहां पर बेटा वेलफेयर की तो बात ही मत करो बेटा, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। इनका वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। आज की डेट में आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आप क्या सोचेंगे? प्रॉफिट या वेलफेयर? हमारा पहला मोटिव क्या है बेटा? और दूसरा, तीसरा और आखिरी एग्जैक्टली वेलफेयर। क्या? हाँ, बाढ़ में गया बेटा। इनकम इनइक्विलिटी है, इसलिए यहां पे जो डिमांड है बेटा वो रियल नीड को शो नहीं कर पाती है। क्योंकि अमीर लोग जिन चीजों की डिमांड करते हैं वो लग्जरी गुड्स की डिमांड होती है बेटा, और वो लग्जरी की डिमांड क्या करते हैं बेटा? ज्यादा। तो बेसिक नीड की डिमांड तो बेटा मार्केट में दिखती ही नहीं है, और ऐसी चीजों को बनाता भी नहीं है, क्योंकि सबको क्या बेच रहा है बेटा? लग्जरी। इंडिया के मार्केट को देख लो आप, इन दिनों जितनी कार बनाने वाली कंपनीज आ गई है, जितना ये मोबाइल फोन वाली, एलईडी वाली, उतना रोटी वाली तो नहीं है ना बेटा। बाहर से कंपनी आके क्या इंडिया में ढाबे खोल रही है क्या? बाहर से कंपनी आएगी तो यहाँ पे किस चीज की कंपनी लगाएगा? वो कार बनाने की। या फिर क्या बेचेगा? मोबाइल। या फिर क्या बेचेगा? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, या फिर एसी। ये बेचेगा बेटा। यहाँ पे बेसिक जो जरूरत है वो उसका सामान बेचेगा क्या बेटा? वो उनसे अपना कोई लेना देना नहीं है। वही चीज बेटा यहाँ पर है। इसके बाद एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर तो ऐसा कॉमन है यहाँ पे। जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं ना बेटा, वो इसको अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर। जानते हो? हिंदी में कहते हैं शोषण।
जानते हो शोषण? तो श्रमिक का क्या होता है बेटा? आप स्कूल में पढ़े होंगे बेटा, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते बेटा, वहां पे टीचर्स भी आपने देखे होंगे बेटा, जिनका क्या होता है बेटा? अरे होता है कि नहीं होता है? सुबह इतने बजे आना पड़ेगा। कई बार तो बस की जिम्मेदारी भी टीचर्स को दे देते हैं। टीचर बस जाकर अटेंडेंस ले रहा है, हाँ रामलाल आया कि नहीं आया? ये टीचर है कि बस कंडक्टर है बेचारा? क्या क्या बढ़ा देते हैं उनको, होता है ना? ये काम आपको करना पड़ेगा। ओके सर, नौकरी करनी है तो सारे काम ही करने पड़ेंगे। कल्चरल एक्टिविटी करवा रहे हैं मैथ्स के टीचर, बेचारे को कल्चर का सी भी नहीं पता, और क्या करवा रहे हो? डांस की तैयारी करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं? मैथ्स वाले सर। सर डांस कैसे कर बोले? मैं खुद को ही नहीं आता मेरे को। तो मैं क्या बताऊंगा यार, अजय जैसे आता है वैसे ही करो, शुरू हो जाओ, 1 2 3 चलो। तो बेसिक होता है स्कूल में, गेम्स खिलाने ले जा रहे हैं, कॉल ले रहे हैं, पीटीआई तो कभी अपॉइंट किया ही नहीं गया स्कूल में। किसी को भी पीटीआई बनाए खड़ा कर दिया, साहब ये खिलाएंगे आपको स्पोर्ट्स, और वो स्पोर्ट्स खिला रहे, रूल्स खुद को नहीं पता। बच्चे लड़ रहे, सर ऐसे होता है ये। अब जो गेम आपने नहीं खेले उसके रूल्स आपको कहां से पता होंगे बेटा? पता है क्या आपको? जैसे कि आप लोगों ने कभी अगर मान लो कि कबड्डी नहीं खेली आपने, तो कबड्डी के रूल्स पता होते हैं क्या हमें? अरे कबड्डी वैसे तो घर पे अपने, वैसे तो खूब कबड्डी खेली अपन ने, पर लाइन टच का नंबर होता है, ये होता है, वो होता है। वो तो जब मैंने टीवी पे देखा था पता लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या? ये तो पहली बार पता लगा कि ऐसा भी होता है। कितनी रेट में आपको फिर वहां पे पॉइंट लेना ही होता है, पॉइंट नहीं लेंगे तो फिर ये तो पता ही नहीं था कभी। कबड्डी तो खूब खेली, जाके हाथ लगाए आगे, कोई हाथ उसको पकड़ लो, बस इतनी कबड्डी जानते हैं हम लोग। हमारे यहाँ कबड्डी का मतलब क्या है कि जाना है, किसी को टच करके आना है, और कोई आ जाए तो उसको धर लेना है बस, ठीक है। इसके अलावा क्या जानते हो कबड्डी के बारे में? अरे क्या जानते हो कबड्डी के बारे में? कबड्डी के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन नील बटे सन्नाटा। अब आप टूर्नामेंट करवा रहे हो, टूर्नामेंट करवा रहे हैं साहब, बच्चे बस लाइन टच का 1 पॉइंट होता है। अरे लाइन टच क्या? लाइन टच का कोई पॉइंट नहीं होता, और पीछे लाइन टच कर लियो तो बाहर कर दूंगा तेरे को मैं। तो बेसिकली 2 लाइन होती है, ये भी तभी पता लगा मेरे को तो, कि एक लाइन होती है और लास्ट वाली लाइन एक दूसरी होती है। मुझे तो पता ही नहीं था, बाहर तो सिर्फ ऐसे कहते थे चौकोर, बीच में एक लाइन, चलो कार्यक्रम शुरू। तो नहीं पता तो नहीं पता बेटा, अब जब रूल्स पता ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो उनका शोषण ही तो हो रहा है बेचारों का। क्या है बेटा उनका? शोषण। तो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कमी है भाई साहब, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। जब आप एमएनसी ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा बेटा कि आप कंपनी के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, आप कंपनी के लिए नींबू हो, नींबू। क्या बेटा? हाँ, इसको ऐसे काटा जाएगा, फिर आधा रख के निचोड़ा जाएगा, फिर आधा रख के निचोड़ा जाएगा, फिर दोनों को साथ रख के, और जब पूरा रस निकल जाएगा ना, तब जा बेटा जा, और कल वापस, हाँ भर के आना, वापस निचोड़े दे कल। तो जब तक आखिरी बूंद ना निकल जाए ना भाई साहब, तब तक वो छोड़ते। यस, यही है बेटा। चलो आगे बढ़ो बेटा। यहाँ पर कंज्यूमर का किंग होना भी एक मिथ है बेटा यहाँ पर, क्योंकि उसका भी एक्सप्लॉयटेशन होता है बेटा। उसका भी क्या हो रहा है बेटा? एक्सप्लॉयटेशन। एड दिखा दिखा के उसको घटिया प्रोडक्ट बेच दिए जाते हैं, और बेवकूफ कुछ भी हो जाता है। जैसे कि आप लोग टीवी पे एड देख के सामान खरीदे तो बाद में बताता है कि इसका तो नील बटे सन्नाटा है, कोई लेना देना नहीं है। हुआ कभी आपके साथ कि आपने ऐड देख के कोई सामान मंगाया हो और उसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया हो? मूवी का ट्रेलर आता है ऐसा, भाई साहब बहुत शानदार मूवी दिख रहा है, सत्यानाश हो तुम्हारा, इतनी घटिया मूवी। हाँ, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। तो रियल तो रखा था ना उन्होंने, आप समझ नहीं पा रहे हो। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मतलब हम आपको क्या है, और हमने टिकट लेके और अपने आप को, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर हो गया, कंज्यूमर का किंग होना, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो होता है बेटा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उनको लग्जरी गुड्स के प्रोडक्शन पे लगाया जाता है, जबकि उनको लगाया जाना चाहिए किस पर? बेसिक नीड पर। यहाँ पे मेरिट गुड्स का, एजुकेशन, हेल्थ का कोई लेना नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ नहीं है कि वहां पे एजुकेशन, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने कहा बच्चों को पढ़ाओ, लोगों ने कैसे बोले साहब कैसे पढ़ाए, फीस देने को पैसे नहीं है, तो हमने क्या किया, फीस माफ कर दी उनकी। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की फीस नहीं लगती। बोले साहब अभी कैसे पढ़वाएं, यूनिफॉर्म के पैसे नहीं है,
बुक्स खरीदने को पैसे नहीं है, बोले बुक्स भी फ्री देंगे, यूनिफॉर्म भी क्या देंगे, फ्री, मिड डे मील भी देंगे, दोपहर का खाना भी खिलाएंगे। और आसाम में तो ये भी स्कीम निकाली कि 2000 महीने का मिलेगा। और हाँ, वहां अगर बच्चा स्कूल में पढ़ने जाएगा तो 2000 रुपये कमा के लाएगा महीने का। अब इससे कहीं पॉपुलेशन ना बढ़ जाए। आज भी क्या कहा, हाँ हाँ, आज भी से मेरे 10 बच्चे पढ़ने जाएंगे, 20,000 महीने का। रे कमाई कमाई है। तो 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे स्कूल भेज दूंगा मैं तो आराम से। किताब भी फ्री, यूनिफॉर्म भी फ्री, मिड डे मील भी फ्री, और 20,000 महीने की इनकम भी चालू। तो अपना काम मंतर। तो ये भी हो सकता है बेटा। तो ये हमारी गवर्नमेंट तो कर रही है, इनको कोई लेना देना नहीं बेटा इससे। और अनप्लान्ड प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से यहां पर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा होते हैं। और ये मैंने आपको अपना ट्रेड साइकिल वाले चैप्टर में बताया था कि सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं बेटा वो इस इकोनॉमी में होते हैं, क्या यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट नहीं होती है बेटा। तो ये बेटा इसके डीमेरिट्स हो गए। 10 पॉइंट ही बहुत है बेटा, इसमें से 1-2 के क्वेश्चन बनेगा बेटा, बनेगा तो। इसके बाद सोशलिस्ट पे आ जाओ बेटा। एक काम करो, बाकी 3 पॉइंट पढ़ लो, अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर देंगे बेटा। पढ़ लो बेटा एक बार। हाँ बेटे, 13 पॉइंट बेटा। यहां पर बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है और अनएथिकल कंजम्पशन होता है बेटा यहां पे, जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है बेटा। हम लोग पेट्रोल कैसे यूज कर रहे हैं बेटा, हमें पेट्रोल की वैल्यू समझ में आ रही है बेटा। अभी गाड़ियां चल रही हैं तो चल रही हैं, एक आदमी घर से निकल रहा है उसको भी कार चाहिए। अरे भैया एक आदमी जा रहा है तो टू व्हीलर पे चला जा। 2 फायदे हैं, पेट्रोल भी बचेगा तो वैसे इकोनॉमिकली भी फायदा और एनवायरमेंट को भी फायदा है। मैं घर से अकेला निकलता हूं तो भैया मैं तो टू व्हीलर पे आ जाता हूं, मेरे को तो कोई शर्म नहीं आती कि भाई सब टू व्हीलर पे जा रहा है आदमी, क्यों, गाड़ी तो गाड़ी है। अब स्पेशली मैं घर से निकलूं, पहले पार्किंग में से गाड़ी निकालूं, फिर यहां के पार्किंग ढूंढूं, पार्किंग ढूंढने के लिए वो वहां जाऊं इतनी दूर, पहले वहां जाके पार्किंग में खड़ी करके फिर पैदल चल के वहां से अरे यार इतनी मेहनत कौन करे। गाड़ी लेके आते हैं गेट के ऊपर लगाते हैं ना, सीधा गेट में अंदर। ये तो ऊपर लाना परमिशन नहीं है, तो लाके गेट के बाहर ये ले सीधा क्लास के अंदर बैठ रहे ना। तो भाई गेट के बाहर गाड़ी खड़ी है, वहां सीधा अंदर आए, यहाँ पढ़ाया और नीचे जाएंगे तो गेट पे खड़ी है गाड़ी, ली और वहां से अपने घर। 15 मिनट का रास्ता नहीं है, 15 मिनट के लिए क्या है, जितनी देर में गाड़ी वहां से यहाँ से पार्किंग में जाके ढूंढूंगा ना मैं गाड़ी और निकालूंगा, तेरे तो घर पहुंच जाऊंगा मैं। तो बेसिकली लोगों को सोचना चाहिए इस चीज के बारे में। क्या सिर्फ शो में जी रहे हैं, अपनी लाइफ किस भी रहे अपन शो में। अरे गाड़ी है सबके पास, गाड़ी किसके पास है, सबके पास गाड़ी है, तो इसको तो क्या शो ऑफ करना है गाड़ी में। इस मैं यहाँ तो गाड़ी अरे क्या लेके आएगा गाड़ी यार, घर से एक आदमी निकल रहा है, एक आदमी के लिए टू व्हीलर सफिशिएंट होता है। 2 भी जा रहे हो कार ले जाओ, बात समझ में आती है। अकेला आदमी निकल रहा है उसके लिए अरे क्या जरूरत है, उसकी जरूरत है क्या, उसकी बचा सकते हो क्या पेट्रोल। सो कंजम्पशन होना चाहिए, लेकिन अनएथिकल तो नहीं होना चाहिए बेटा। आप पेट्रोल को जिस तरह से यूज कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए पेट्रोल बचेगा ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, एनवायरमेंट को जो लॉस पहुंचा रहे हो उसकी पूर्ति, चलो पेट्रोल तो चलो खत्म हो जाए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कभी सोचा आपने कि एनवायरमेंट के जो ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके क्या हो रहे हैं। वो स्किन प्रॉब्लम कितनी बढ़ चुकी है पता है आपको, हर तीसरे आदमी को स्किन प्रॉब्लम है आज की डेट में। क्यों है, इस पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन कहां से आ रहा है, अनएथिकल कंजम्पशन हो रहा है। तो कंजम्पशन बुरी बात है बेटा, अनएथिकल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए बेटा, ओवर कंजम्पशन, क्योंकि आप एनवायरमेंट को लॉस पहुंचा रहे हैं बेटा। आप ये पेजेस बनाए जा रहे हैं, पेजेस बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हो आप। पेड़ से आता है कागज, कितने पेड़ कटते हैं भाई साहब एक कागज बनाने के लिए। इस एक बुक बनाने के लिए इस एक बुक को बनाने के लिए एक पेड़ कटा होगा, तभी एक बुक बनी होगी। अब ऐसी कितनी बुक यहां पर है, पूरी कितनी बुक इंडिया में एक बुक वाली, तो इसके लिए कितने पेड़ काट दिए आपने। तो बेटा ये जो है ये अनएथिकल कंजम्पशन है बेटा, ये कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बेटर तरीका है कि सबके पास एक टैब होना चाहिए, और टैब में सारे बुक सारे नोट सब कुछ उसी में होने चाहिए। दैट्स इट। जरूरत ही क्या है इसकी। आईसीआई ये 4 बुक देने की बजाय या बैटरी देने की बजाय एक टैब दे दे बच्चे को, ले भैया टैब, इस टैब में सारी बुक क्या है, सेव है, तो पढ़ ले बेटा आराम से। कहां दिक्कत आ रही है, आराम से काम हो सकता है ना उसका। हाँ बेटा,
तो बेसिकली एनवायरमेंट को वैसे लॉस टैब से भी है, क्योंकि वो एक ऐसा वेस्ट है जिसको डिस्पोज करना आसान नहीं है। लेकिन क्या करें बेटा, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, उससे पेड़ तो बचेंगे कम से कम। पेड़ भी बचा लिए तो बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ ही हमें बचा सकते हैं इन फ्यूचर। इन फ्यूचर में लाइफ बचाने की क्या चाहिए बेटा, हमें ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की वैल्यू अगर समझ में नहीं आई ना, तो सेकंड कोविड टाइम पे ऑक्सीजन की वैल्यू समझ में आ गई थी भाई साहब। तो ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, 24 घंटे ऑक्सीमीटर लगा के चेक करते थे, लेवल कम तो नहीं हो गया कहीं। और गलती से कभी दिखाता था 50, आदमी के वो छोड़ गए, हार्ट बीट बढ़ गई, दोबारा लगाओ और 95, हाँ आप ठीक है। दूसरी बार 50 आता आदमी, वैसे तो मरता नहीं मरता, लेकिन वो हार्ट अटैक से मर जाता बेचारा। वो ऑक्सीजन की वैल्यू किसने बताई बेटा हमें, कोविड ने बताई हमें। इंडियन कल्चर कितना बेटर है, किसने सिखाया, इंडिया ने, कि हाथ मिलाने के बजाय लोग क्या करने लगे, नमस्ते। क्यों करने लगे नमस्ते, कोविड से बचना था सबको भैया। और लिटरली उस टाइम तो हाथ मिलाने से डर लगता था भाई साहब। अब तो वापस वही रूटीन आ गया, और भाई क्या हाल है, और भाई क्या हाल। लेकिन वो टाइम मुझे अच्छी तरह याद है कि उस टाइम तो जैसे मैं यहां पर किसी काम से आया था तो मैंने किसी को टच ही नहीं किया। मैं ऐसे था यहाँ पे री बैठा नहीं करना किसी भी चीज को, क्या पता कहां से कौन सा कोविड मुझे लग जाए कहीं। तो चीजें सिखाई गई। तो बेटा अनएथिकल कंजम्पशन ठीक है, लेकिन अनएथिकल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, जो यहां पर बहुत ज्यादा होता है बेटा। आइए बेटा सोशलिस्ट पे हैं। और किसी पॉइंट में कोई डाउट? तो आइए बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी, जैसे कि मैंने कहा था, ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था इन्होंने, और इनकी बुक आई थी 1848 में, और बुक का नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। भाई साहब आग लगा दी दुनिया में, एक किताब लिख के चले गए, और सबसे ज्यादा इफेक्ट देखो क्या हुआ था। इंडिया जब आजाद हुआ था ना, तो दिक्कत यही थी कि कैपिटलिस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन सोशलिस्ट होता है, क्योंकि वो जस्ट इसके अपोजिट इकोनॉमी है, और वो लोग अमीरों को बर्दाश्त करते नहीं है। कम्युनिस्ट और भी खतरनाक होते हैं बेटा। तो जब इंडिया आजाद हुआ था तब पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था बेटा, आधे कैपिटलिस्ट थे और आधे सोशलिस्ट थे, और दोनों में थी दुश्मनी। क्योंकि कैपिटलिस्ट वाले कभी नहीं चाहते थे कि उनके वहां पर ये थॉट पहुंच जाए, क्योंकि उनके वहां पे थॉट पहुंचेगा तकलीफ उनको ही होगी बेटा। वहां रूस के तो सारे जो अमीर लोग थे वो वैसे ही कट चुके थे बेटा, और उनको कटने का कोई शौक नहीं था, तो वो अपनी इकोनॉमी को बचा रहे थे उन लोगों से, ये लोग दूर रहे तो बेटर है। तो इंडिया के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि हम कहां जाए, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट बैठे और ये सोशलिस्ट बैठे। अब हम तुरंत क्लास में घुसे तो पूछा गया, हाँ भाई कहां, इस ग्रुप पे जाओगे कि इस ग्रुप पे जाओगे। इंडिया ने से चेयर लगा ली यहाँ पे बीच में, बोले भाई ना तो इस ग्रुप पे हूं ना इस ग्रुप पे हूं। तो बोले किस में, बोले मैं दोनों ग्रुप में हूं, यानी आधा तो कैपिटलिस्ट हूं और आधा क्या हूं, सोशलिस्ट। क्योंकि बेटा उस टाइम अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट कर ली होती ना, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सबसे दुश्मनी हो जाती बेटा हमारी। और अगर कैपिटलिस्ट अडॉप्ट कर ली होती तो रूस से हमारी दुश्मनी होती, जबकि रशिया ने इंडिया की हमेशा हेल्प की है बेटा। तो हमने बीच का रास्ता चुना था, और हमने कहा था हमारी इकोनॉमी कौन सी है, मिक्स्ड। बोले ये कौन सी इकोनॉमी है, बोले नहीं बनाई आज ही गर्मा गर्म ताजा एकदम। बोले ऐसी कौन सी इकोनॉमी है, बोले भाई साहब अब क्या करें, मजबूरी का नाम, गुड, उन्होंने सिखाया हमारे को। तो बेटा ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसको कुछ और नाम से भी जाना गया, जैसे कि इसका नाम कमांड इकोनॉमी भी है और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी है। तो एग्जाम में बेटा इसको कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से ही पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये नाम भी इसके ही हैं। इसके फीचर्स पे चले तो बेटा कलेक्टिव ओनरशिप है, यहां पर किसी भी चीज का कोई एक मालिक नहीं है, यहां पर सब मालिक है बेटा। सब क्या है बेटा, जैसे कि हमारे यहां पे सीएम हाउस है, किसका है सीएम हाउस, नहीं बेटा, सीएम हाउस है जो सीएम बनेगा उसका। अगले इलेक्शन में ये खड़े हो गए हमारे, और ये सीएम बन गए आज से 15-20 साल बाद, ये भी रह सकते हैं वहां पे। कि बच्ची सीएम बन गई हमारी, देखो तो बच्ची रह सकती है वहां पे, तो किसी एक का थोड़ी ना बेटा। रेलवे किसका है, आपका है, रेलवे आपकी संपत्ति है, बस पंखे उतार के ना ले जाएं आप लोग।
तो नॉर्मली बेटा यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप है, यहाँ पे कोई राजा या कोई मालिक नहीं है बेटा, यहाँ हर आदमी जवाबदेह है, रेस्पॉन्सिबल है, हर बंदे को जवाब देना पड़ेगा, हर किसी की अकाउंटेबिलिटी है। देश में सबसे ऊपर बैठे हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को भी जवाब देना पड़ सकता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट गलत करे तो सवाल पूछ सकता है प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है। तो इंडिया में सबसे ऊपर कोई भी नहीं है बेटा, और कोई एक मालिक नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां पे मालिक कौन है? हम सब। तो यहां पे कलेक्टिव ओनरशिप होती है बेटा। क्या होती है? कलेक्टिव ओनरशिप। दूसरा बेटा यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग भी होती है, इंडिया में भी होती थी। हमने भी 5 ईयर प्लान बनाए थे, याद है क्या आपको? पंचवर्षीय जैसे कई स्टूडेंट भी बना लेते हैं बेटा, पंचवर्षीय योजना, है ना। 10th क्लास 5 बार में पास करी, क्या हो गई? पंचवर्षीय योजना। तो जब मैं 9th में था ना, तो एक अजय भैया थे, वो 10th में थे। फिर जब मैं 10th में था, तब भी अजय 10th में ही था। और जब मैं 11th में था, तब भी वो 10th में था, अज्जू। शायद 12th में था, तब भी वो 10th में ही था। वो उसकी पूरी पंचवर्षीय योजना थी, शायद 4th या 5वीं बार पास हुआ था वो। जब 5वीं बार पास हुआ, तब उसको मैथ शायद मैंने ही पढ़ाई थी उसको, तब उसके शायद 35 या 36 नंबर आए थे 5वीं बार में, और वो पास हो गया। वो नहीं, इतने अच्छे स्टूडेंट पढ़ाने को मेरे को मूड नहीं था कि मैं ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाऊं। तो उससे कहा यार थोड़ा सा हेल्प कर दे 2-3 टॉपिक में यार। मैंने कहा ठीक है यार। तो पहले भैया हुआ करते थे वो, फिर अजय हो गया, फिर अज्जू हो गया। क्या करें, अब जूनियर है, अब हम क्या है? सीनियर है। हम 12th में बैठे, वो 10th में बैठा, तो हम उसको अजय भैया बोलेंगे उसको? सही बात है बेटा। तो उन्होंने डिसाइड करा था हमारी कौन सी योजना बनेगी? पंचवर्षीय योजना। तो कई लोग स्टूडेंट भी पंचवर्षीय योजना बना के चलते हैं, पर आप मत बनाना बेटा। आपने तो 6-6 महीने की योजना बनाओ बेटा, 6-6 महीने या 1 साल की। 6 महीने तो ये, और 1 साल में इंटर, 2.5 साल में आर्टिकलशिप, और फाइनल करके निपटो बेटा। 3 साल में सीए कदम। पंचवर्षीय योजना बनाने की जरूरत नहीं है, एक अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना है। समझ में आ रही है बात? तो किसी के बहकावे में मत आना बेटा। जैसे कि एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं 1 बार में पास नहीं होऊंगा, मैं 3-4 बार में पास होऊंगा। मैंने कहा क्यों बेटा, तकलीफ है? बोले नहीं सर आता सब कुछ है, लेकिन मेरे टीचर ने बताया था कि जितनी बार ज्यादा अटेम्प्ट दूंगा मेरी नॉलेज उतनी ज्यादा होगी, और मुझे जॉब में प्रेफर दिया जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी कि ये बच्चा 4 बार में फाउंडेशन, 4 बार में इंटर, और 5 बार में फाइल करके पास हुआ है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है? ज्यादा है। आपको तो किसी ने नहीं बताया ना? क्या 4-4 साल में पास करना है बेटा, एक अटेम्प्ट में क्लियर करना है बेटा। कितने अटेम्प्ट में? एक अटेम्प्ट में फाउंडेशन, एक में, और एक में। तो पिछले 3 बार से, 4 बार से, बल्कि हर बार से एक ही सब्जेक्ट है जो तकलीफ दे रहा है। प्लीज मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करके जाना बेटा, यही सलाह दूंगा बेटा मैं आपको। क्योंकि अभी भी जब स्टूडेंट से बात हो रही है, तो 90% स्टूडेंट जिनको डाउट है ना, उनका डाउट मैथ्स में ही है बेटा। अकाउंट्स का पेपर बहुत ईजी आया था आपकी बार, लॉ का पेपर इजी आया था, और इको का तो खैर इजी आता है बेटा, लेकिन मैथ्स ने बेटा होश उड़ा दिया बेटा। तो प्लीज मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो। अगर 1 बार में क्लियर करना है तो बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होनी चाहिए? मैथ्स। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सब्जेक्ट छोड़ दो। पता लगा आपके अकाउंट टफ आ गया, पढ़ना सबको है, लेकिन मैथ्स को थोड़ा सा मजबूत करके जाना बेटा, क्योंकि आपकी बार तो स्टैट्स और रीजनिंग भी आसान नहीं आई थी बेटा। स्टैट्स और रीजनिंग सोचता है बच्चा कि स्टैट्स रीजनिंग निकाल लूंगा मैं, तो आपके पास स्टैट्स और रीजनिंग भी टफ आए थे बेटा। तो ध्यान देना बेटा, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करके जाना। चलिए, प्लानिंग के बाद एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। ये 2 चीजें याद रखना बेटा। पहली बात यह है कि हमें फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटेड। गवर्नमेंट आपको भूख से नहीं मरने देगी, लेकिन कंज्यूम वो करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट देगी। यहां पे किंग नहीं हो आप। जैसे सरकारी राशन की दुकानें हैं, गवर्नमेंट ने 2 साल तक फ्री राशन दिया कि नहीं दिया फ्री राशन? लेकिन क्या दिया जाएगा ये किसने डिसाइड किया था? कि हम गेहूं देंगे, चावल देंगे, चना देंगे और ये दाल देंगे भाई।
तो हम क्या खिलाएंगे ये हम डिसाइड करेंगे, लेकिन भूखा नहीं मरने देंगे। सेम, राइट टू वर्क इज गारंटेड बट चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन गेट रिस्ट्रिक्टेड। अब यहां पर काम मिलेगा इस बात की गारंटी है। नाम सुना कभी आपने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि मनरेगा सुना कभी? मनरेगा आपने? तो मनरेगा जो है बेटा उसमें 100 दिन का, अब तो 180 दिन का हो गया, 180 दिन का गारंटेड काम दिया जाता है बेटा, यानी हर आदमी को 180 दिन का काम साल में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन काम क्या कराएंगे ये हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। काम मिलेगा इस बात की गारंटी है, लेकिन खड्डे खुदवाएंगे बेटा। क्या करेंगे बेटा? कि सुबह लेबर आई तो उसको बोला खड्डे खोदो, खोद दिए, लंच तक अब भरो। बोले ये क्या काम है? बोले काम करवा के पैसे देना, काम करवा रहे, खड्डे खोदो खड्डे भरो, खड्डे खोदो और खड्डे। कितना बढ़िया काम बेटे। जब गवर्नमेंट को पता लगा कि ये हो रहा तो बोले भाई काम ही करवाना है तो ढंग से करवा लो, खड्डे खुदवा ही रहे हो तो फिर कुएं खुदवा लो, या फिर तालाब बनवा दो, बारिश में पानी भरेगा तो गांव वालों के पीने की पानी की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। ये कौन सा काम हुआ? खड्डे खोदो और खड्डे भरो। भाई कुछ प्रोडक्टिव काम कराओ ना, काम करवाना तो कुछ क्या करवाओ, प्रोडक्टिव। तो बेसिकली तब के बाद ये कर लेंगे कि अब गांव में जैसे पंचायत की बिल्डिंग नहीं है तो बिल्डिंग बनवा लेते हैं, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है तो स्कूल की बिल्डिंग बनवा लेते हैं, कुआं वगैरह खुदवाना तो वो खुदवा लेते हैं। तो अब जो काम होता है वो क्या होता है बेटा? प्रोडक्टिव। तो काम मिलेगा इस बात की गारंटी, पर काम क्या मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है। इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली। तो रिलेटिवली इक्वल कैसे हुआ? रिलेटिवली इक्वल ऐसे है बेटा कि जैसे हम अगर बात करें अंबानी की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अंबानी और एक आम आदमी, कहां अंबानी कहां आम आदमी, दोनों सेम है क्या बेटा? अंबानी की इनकम और आम आदमी की इनकम, और आम आदमी को छोड़ो रिक्शा चलाने वाले की इनकम, वो जितना एक दिन का कमाता है वो तरह एक सेकंड से भी ज्यादा ही कमा लेता होगा। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। एक ने 700-800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, फर्क ही नहीं पड़ा। एक को 700 रुपए खर्च करने उसके लिए सोचना पड़ता है कि खर्च करूं या ना करूं। दैट इज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, जो यहां पर नहीं होती बेटा। प्रधानमंत्री पीएम की सैलरी है करीबन 3.5 लाख, प्रेसिडेंट की 3.5 लाख रुपए, और एक पियोन होता है ना ऑफिस में, सबसे लोएस्ट पोस्ट जो है उसकी सैलरी करीबन होती है आई थिंक 15 से 20 हजार रुपए। तो जो इंडिया में सबसे ऊपर बैठा है ना उसकी 3.5 लाख, सबसे नीचे वाले की 15-20 हजार। तो इसको मैं इनइक्वालिटी नहीं बोलूंगा बेटा, क्योंकि इतनी इनइक्वालिटी तो होनी भी चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ज्यादा है, पीएम की या पियोन की? तो 2.5 लाख रुपए सैलरी उसको मिलती है पीएम को। तो जिम्मेदारी का डिफरेंस भी तो है भाई, जिम्मेदारी किसकी ज्यादा है? पियोन किसी को कुछ भी बोलते फर्क पड़ता है क्या? पीएम बोल सकते हैं क्या कि पियोन बाहर खड़ा बोल रहा पाकिस्तान को उड़ा दो, पाकिस्तान को उड़ा दो, तो फर्क पड़ा क्या? और पियोन ने बोल दिया उड़ा दो रे यार, बहुत दिन हो गए रे यार, तो फिर क्या होगा बेटा? सर्जिकल स्ट्राइक तो आपने सुना ही है बेटा। तो सोच लो फिर कि पीएम के बोलने का क्या फर्क पड़ेगा। एक दिन पीएम रात को सो रहे थे, सामने से फोन आया, सर पाकिस्तान ने फिर परेशान करे, अरे उड़ा दो रे यार, बहुत हो गई रे यार, और बोल के फोन काट के सो गए। सुबह न्यूज लाई पाकिस्तान नहीं रहा। बोले क्या कर दिया? बोले आपने तो कहा था। अरे भाई मैं तो नींद में था, तो बस हो गया काम, आपने नींद में बोल दिया और अब काम हो गया। तो जिम्मेदारी है बेटा, जवाब देना पड़ता है। वो अगर कुछ भी बोलते हैं तो उसके लिए उनको क्या देना पड़ता है? जवाब। तो बेटा इतनी जिम्मेदारी का डिफरेंस है, तो बेटा इतना तो डिफरेंस होना भी चाहिए सैलरी में। एक ऑफिस में एक आदमी की सैलरी 50 हजार, तो एक की 40 हजार, जो से नीचे काम कर रहा है उसकी 30 हजार। तो तब इसको इनइक्वालिटी नहीं बोलते। इनइक्वालिटी वो है कि मैं अंबानी के ऑफिस में काम करता हूं साहब, मेरी सैलरी है महीने की लाख रुपए, और अंबानी एक महीने का कितना कमाता है। दैट इज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो यहां पे रिलेटिवली इक्वल है। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, यहां पे प्राइस मैकेनिज्म काम नहीं करता बेटा। यहां पे मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई काम नहीं करती बेटा। यहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस चीज की प्राइस कितनी होगी। गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है बेटा हमारी। जैसे ही कोविड टाइम पर मास्क की डिमांड बढ़ी थी, मास्क महंगे हो गए थे,
वही 150 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का मास्क मिल रहा है भाई साहब। आम आदमी कहां से लगाएगा? गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया, बोले 10 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए मास्क। जो सर्जिकल मास्क आता है 10 रुपए का था, उसके 10 रुपए से ऊपर आप प्राइस नहीं ले सकते। तो गवर्नमेंट डिसाइड किया ना, डिमांड सप्लाई भी छोड़ दे तो मास्क आपको 1000 रुपए का नहीं मिलता बेटा वो, क्योंकि डिमांड तो उस टाइम ज्यादा ही थी और सप्लाई क्या थी बेटा कम। तो डिमांड सप्लाई भी छोड़ दे तो 1000 रुपए का मास्क होता तो हम कितने मास्क लगा लेते बेटा हम लोग। मुद्दा है कि मास्क जो थे बेटा वो आपके लिए गवर्नमेंट सस्ते किए, सैनिटाइजर को सस्ता किया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि सस्ता होगा तो लोग यूज कर पाएंगे, बेटा यूज नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है बेटा यहां पर। और कंपटीशन बेटा यहां पर नहीं होती है बेटा। कंपटीशन का क्या लेना देना बेटा? कंपटीशन से अपना कोई लेना देना नहीं है बेटा ना। 2 रोडवेज की बसें साथ चल रही है, उनका क्या कंपटीशन है आपस में? उसको भी सैलरी मिलनी है, उसको भी सैलरी मिलनी है, कोई बैठ जाए तो ठीक, नहीं बैठे तो ठीक। मैंने देखा कई बार रोडवेज की पूरी बस में 2 लोग बैठे हुए हैं खाली, ड्राइवर कंडक्टर के अलावा। केवल 2 ही बैठे थे, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। तो 2 ही सवारी बैठी है, तो भी भाई साहब जयपुर से दिल्ली तक ले जाते हैं बस वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। 2 बैठे तो 2, अगला तो बस का टाइम है, इतने बजे बस निकलनी है, मतलब निकल रही है, बस निकलेगी। बैठ जाओ तो ठीक, ना बैठो तो ठीक। आइए, गुड आफ्टरनून। अर्जेंट प्लीज ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो फिर कल बढ़ते हैं बेटा आगे।